मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। लूसेंट का जो हम पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो थॉट दिया गया है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो दोस्तों, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई। तो हमको बताना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो किस स्थान पर हुई है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की संगीति और बौद्ध धर्म की जो संगीति हुई है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग उठा करके देख लेंगे तो सभी एग्जामों में बहुत बार पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं। पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई है। तो हमको बताना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है वो कहाँ पर हुई। तो दोस्तों, हम आप लोगों को जितनी भी 4 बौद्ध संगीति हुई थी, चारों को अब हम आपको सामने रिवाइज करा दे रहे हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ गया। अगर प्रथम बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। अगर पहले की बात करें कि समय पीरियड इसका क्या था, तो ये 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी की बात करें तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में शुरू हुई थी। अब अगर बात करें कि स्थान क्या क्या रहने वाले थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी की बात करें तो वैशाली में हुई थी। दूसरी की बात करें तो वैशाली के अंदर हुई थी। तीसरी की बात अगर करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी की बात करें तो कुंडलवन। चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन के अंदर हुई थी। दोस्तों, जो हमने आप लोगों को ये बौद्ध संगीति कराई हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई है या इसके कौन से अध्यक्ष रहे, तो अगर बात करें कि पहला दिया गया था प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राजगृह। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर किसने अध्यक्षता की इसकी, तो बात करें तो महाकश्यप जी ने इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी, महाकश्यप जी ने की थी। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। एग्जाम के लिए ऐसे ही दोस्तों जो दूसरी, तीसरी और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, किसने इसकी अध्यक्षता की थी और किसके शासनकाल में हुई थी, आप लोग इनको और डीपली से पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोग ज़रूर एक बार इसको रिवाइज़ करिएगा अपनी बुक से, ताकि जितना भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है दोस्तों वो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। हमको बताना है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं वो कौन थे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हज़रत मोहम्मद। जो जवाब है हमारा एकदम सही रहने वाला है। अगर बात कर लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, कि अगर इनके जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें कहाँ पर हुआ था, मक्का में। कहाँ हुआ था, मक्का के अंदर हुआ था। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें कि इनके पिता का क्या नाम था, तो अब्दुल्ला। अगर इन बात करें इनके पिता का क्या नाम था, तो
अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। और बात करें कि अमीना किसका नाम था, तो ये माता का। अगर माता की बात करें तो अमीना इनकी माता का नाम था और अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था, हज़रत मोहम्मद साहब के। आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। हमको बताना है कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें ईसाई धर्म के संस्थापक के बारे में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ईसा मसीह। जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करें कि ईसा मसीह में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जेरूसलम। जेरूसलम जो है, जेरूसलम के निकट बैथलेहम के निकट कहाँ पर, बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। जेरूसलम के निकट बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के ही जन्म को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस दिवस जो मनाते हैं वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर बात करें कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, अगर प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो ईसा मसीह का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा बाइबिल। कौन सा हो जाएगा, बाइबिल जो है ये पवित्र ग्रंथ है ईसा मसीह के। ईसा मसीह में जो ईसा मसीह के ईसाई धर्म है उनका अगर पवित्र ग्रंथ के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। हमको बताना है कि जो मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक हैं वो ऑप्शन में से कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बृहद्रथ जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज जो राजगृह थी, गिरिब्रज जो है जो राजगृह। अब बृहद्रथ का पुत्र के बारे में, बृहद्रथ का पुत्र के बारे में अगर बात करें कौन था, अगर जो जरासंध जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। हमको बताना है कि जो हर्यक वंश था इसका अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, हमारा नागदशक जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो उदयन का पुत्र, नागदशक किसका पुत्र था, उदयन का पुत्र था नागदशक, जो हर्यक वंश की जिसने स्थापना की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों। आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर बात करें कि नंद वंश के संस्थापक कौन था, अगर बात करें कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, नंद वंश का अगर बात करें नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, महापद्म नंद जो है इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। हमको बताना है कि जो सिकंदर का सेनापति था वो इसमें से कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सेल्यूकस निकेटर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं सिकंदर के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिकंदर के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी लें कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। अगर सिकंदर के जन्म के बारे में बात करेंगे तो इसका जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था सिकंदर का। बात करें कि इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था फिलिप। इनके पिता का क्या नाम था, फिलिप इनके पिताजी का नाम था। अगर बात करें सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था, सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोग इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हमको बताना है कि जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो कौन रहने वाला है। तो 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्य वंश का जो है स्थापना की थी। अगर बात करते हैं कि विशाखा दत्त के द्वारा कौन सी रचना की गई, कौन सी बुक लिखी गई, तो विशाखा दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त के द्वारा अगर बात करें, विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये एग्जाम में पूछी भी जाती है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो कौन सी थी, तो मुद्रा राक्षस का जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं कि मेगस्थनीज, अगर मेगस्थनीज के बारे में बात करें, मेगस्थनीज सेलुकस का निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगस्थनीज के द्वारा मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा हमारा, इंडिका। इनकी पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। और अगर बात करें मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर जो है हमारा जवाब हो जाएगा। किसका राजदूत था, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो हमको बताना है कि जो भारत में शिलालेख हैं इसका प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा अशोक जो जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफर CND, उसमें ये प्रश्न भी आया था दोस्तों कि भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया, तो अशोक ने किया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। हमको बताना है कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों क्या रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कुषाण जो जवाब है हमारा सही हो जाएगा। तो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी, शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी और कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। अगर बात करें कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था, चरक जो था वो किसका राजवैद्य था, राजवैद्य अगर बात करें तो किसका था, कनिष्क का। कनिष्क जो हमारा जवाब होगा वो सही रहने वाला है। तो कनिष्क का राजवैद्य के बारे में कौन था, तो चरक जो हमारा जवाब सही हो जाएगा। और सर्वाधिक सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन है, तो कुषाण जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा हमारा। अगर बात करें भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन। किसको कहा जाता है, नागार्जुन जो है ये भारत के जो है आइंस्टीन के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी बुक के बारे में अगर बात करें, तो इनकी बुक हो जाएगी माध्यमिक सूत्र। कौन सी हो जाएगी, माध्यमिक सूत्र जो है इनकी बुक हो जाएगी। अगर बात करें कि कुषाण वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, वासुदेव जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोगों को इन प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। हमको बताना है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो इसमें से कौन रहने वाला है। तो गुप्त वंश का संस्थापक के बारे में बात करें तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्री गुप्त जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, अगर बात करें कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट के बारे में अगर बात करें तो महान सम्राट कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महान सम्राट रहने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 320 ईसा पूर्व में ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठा। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगर बात करें इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि जो इसने धारण की। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रश्न कराया है, इसके पहले इसका जवाब बताया था, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। तो हमको बताना है कि जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट इसमें से कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजाधिराज जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो जवाब है हमारा एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो ये किसका उपासक था, समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो उपासक किसका था, विष्णु का ये उपासक था दोस्तों। एग्जाम के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो किसका उपासक था, तो विष्णु का। और ये संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। अगर बात करें समुद्र के दरबारी कवि के बारे में बात करें, दरबारी कवि कौन था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हरिशेन। इसके दरबारी कवि के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हरिशेन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। अगर बात करें इसके बारे में तो इसने परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी, जो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। हमको बताना है कि जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हरिशेन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हरिशेन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। हमको बताना है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री जो भारत आया था वो कौन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा फाहियान जो जवाब है एकदम हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री था जो भारत में आया था दोस्तों। एग्जाम के लिए प्रश्न जो मैंने आप लोगों को लूसेंट का पार्ट 3 कराया है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल पे जा करके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, ताकि जो आप लोग के प्रश्न छूट गए हैं वो भी आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए दोस्तों। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, और कोशिश यही रहेगी कि मैं 1 महीने के अंदर आप लोग को पूरी लूसेंट समाप्त कर दूं, ताकि एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं SSC CHL हो गया, SSC CHSL हो गया, SSC MTS हो गया, रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हों दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।